पार्ट 1 में हमने देखा कि आज के 40,000 रुपए पर मंथ का खर्चा कैसे 30 साल बाद इन्फ्लेशन को जोड़ने पर 2,44,000 रुपए पर मंथ बन जाता है। वहीं पार्ट 2 में हमने कैलकुलेट किया कि 60 साल से 75 साल तक के रिटायरमेंट के लिए लगभग 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। वहीं पार्ट 3 में हमने देखा कि 10%, 12% और 14% रिटर्न के हिसाब से कितने की एसआईपी करनी होगी, साथ के साथ स्टेप अप एसआईपी का भी कॉन्सेप्ट समझा। अब ये तो क्लियर है कि एसआईपी करनी है, पर वो एसआईपी किस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होनी चाहिए, यही रिटायरमेंट प्लानिंग का रियल गेम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरली लोग पूछते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, पर ये कोई नहीं पूछता कि मेरा कितना पैसा इक्विटी में लग रहा है, कितना डेट में लग रहा है और उसको रीबैलेंसिंग कब करना है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग कई साल की जर्नी है और ऑलमोस्ट 30 साल में तो 4 से 5 बार मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर एसेट एलोकेशन गलत हुआ तो पैनिक होगा और अगर एसेट एलोकेशन सही हुआ तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो रमेश की केस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और रमेश 30 साल का है और रिटायरमेंट में 30 साल बचे हैं, इसलिए उसका फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए, जिसमें 70 से 80% इक्विटी और 20 से 30% डेट। लेकिन इक्विटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिड कैप या की थीमेटिक फंड में ही इन्वेस्ट कर दो, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रक्चर बना के इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट की कोर निफ्टी 50 के किसी भी एएमसी के इंडेक्स फंड में होनी चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। वहीं एक्टिव ग्रोथ के लिए आप फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं और लिमिटेड पोर्शन आपको मिड कैप में रखना चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा ग्रोथ देता है। यही स्ट्रक्चर एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल होता है। और क्यों 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं 30 साल का टाइम है, 100% इक्विटी में डाल देते हैं। ये एक एग्रेसिव अप्रोच है, हर टाइप के इन्वेस्टर बिहेवियर के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट 35 से 40% गिरता है, जैसा हमने कोविड में देख ही रखा है, और उस टाइम अगर आप पैनिक में एग्जिट कर गए तो सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा डेट कंपोनेंट का पोर्शन आपके पोर्टफोलियो को शॉक एब्जॉर्बर देता है। अब जब हमने रमेश के लिए एसआईपी का पैटर्न बना लिया, अब उसके बाद क्या? उसके बाद आता है रीबैलेंसिंग, आपके पोर्टफोलियो का एक हिडन वेपन, जिसमें एसेट एलोकेशन सेट करके छोड़ देना भी गलत होता है। आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट बुक करके डेट में शिफ्ट करना चाहिए, और अगर मार्केट गिर गया तो एलोकेशन मेंटेन करने के लिए आपको इक्विटी में टॉप अप करना बेस्ट माना जाता है। इसलिए इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग, और यही लॉन्ग टर्म में रिस्क को कंट्रोल करता है। अब जब एज बढ़ेगी तो एलोकेशन भी बदलेगा। 40 साल की उम्र के बाद आपका इक्विटी पोर्शन 60 से 65% होना चाहिए और डेट 35 से 40% होना चाहिए। वहीं 50 साल की उम्र के बाद इक्विटी में 40 से 50% होना चाहिए और डेट मेजॉरिटी में होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के पास आते आते आपका गोल रिटर्न मैक्सिमम करना नहीं, बल्कि कॉर्पस को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, रिटायरमेंट प्लानिंग में रिटर्न आपको डेफिनेटली रिच बना सकता है, लेकिन एसेट एलोकेशन आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को सिक्योर बनाता है, और रिटायरमेंट में सिक्योरिटी रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ एसआईपी का कैलकुलेशन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसमें एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग, टाइम होराइजन और बिहेवियर मैनेजमेंट सब इंक्लूड होता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के थ्रू देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ रिटर्न के परसेंटेज के थ्रू। अगर आपने अभी तक अपना रिटायरमेंट रोड मैप क्लियर नहीं किया है तो डिले मत कीजिए, नंबर्स समझिए, एसेट एलोकेशन सही कीजिए और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महंगा डिसीजन होता है अभी नहीं, बाद में। इसलिए डोंट डिले, स्टार्ट प्लानिंग टुडे।